सुनो, अभी मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में मस्ती मत करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जैसे 7 छोटे गोट के बच्चों पर आई थी। चलो उनकी डरावनी कहानी सुनाती हूँ। The Wolf and the 7 Young Kids। एक वक्त की बात है, एक बड़ा बुरा वुल्फ 7 छोटे गोट के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और वो वुल्फ किसी की बात नहीं मानता था। इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन उन बच्चों की माँ दुकान पर गई थोड़ा दूध लाने नहीं, जो भी हो, उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाना था, शायद गोभी लाने। दुकान पर जाने से पहले गोट ने अपने 7 छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है। तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे। छोटे बच्चों मेरी बात सुनो प्यारो, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर लो। नहीं, वो गलत था। ये है सही वाला गाना। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। वो गोभी लाने जाने वाली है, तुम्हें गाने में गोभी की बात करनी चाहिए। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। लेकिन बड़ा बुरा वुल्फ दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बड़ा बुरा वुल्फ बहुत बदमाश था। किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही मम्मा गोट वहाँ से गई, बड़ा बुरा वुल्फ वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। उसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ने उसका भांडा फोड़ दिया। और फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और बड़े बुरे वुल्फ से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पर बड़ा बुरा वुल्फ उन 7 छोटे बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया और उसने उसे अपनी आवाज को पतली बनाने के लिए कहा, एक गोट जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और फिर उसी हथौड़े से उसने बड़े बुरे वुल्फ के लिए बहुत ही पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे वुल्फ की आवाज हो गई थी एक गोट जैसी। तो उसने फिर से 7 छोटे बच्चों वाले घर पर जाकर गाना शुरू कर दिया। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। 6 नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी आ गई, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ 7वां छोटा, जो उनमें से सबसे छोटा था, उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जाकर ओवन में छिप गया। बड़ा बुरा वुल्फ घर में घुस आया और फिर वो सभी 6 छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और उसे उन्हें निगलने में तकलीफ भी नहीं हुई। और सारा वक्त उसकी नजरें उस 7वें छोटे बच्चे को ढूंढती रहीं, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे ओवन में किसी के छींकने की आवाज आई। हाँ, उसने कहा, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो। अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बुरे वुल्फ की आवाज बहुत ही ऊंची और बड़ी ही डरावनी थी और वो गुस्से से कांप रहा था, अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए, पर वो फिर भी छोटे बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए
इसीलिए बड़े बुरे वुल्फ ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर उस अवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा पर अवन से धूल निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से एक अजीब सी आवाज आई। फिर बड़ा बुरा वुल्फ घर के बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी। वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। बड़ा बुरा वुल्फ फूंक मारता रहा पर अवन में एक दरार भी नहीं आई। लग रहा था जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटे मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया। वो अवन बना था ईंटों का। फिर बड़े बुरे वुल्फ ने सोचा, मैं उस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा उस चिमनी से, और उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वो 2 बार नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और वो पूरी तरह थक गया। पर वो किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर तो पहुंच गया पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट 6 छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना और बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर वापस यहाँ आकर इन सबको फिर से निकल जाऊंगा। बड़ा बुरा वुल्फ धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। वो अंदर की राख से गंदा हो गया। फिर उसे नीचे से किसी के माचिस जलाने की आवाज आई और वो थी मम्मा गोट, जो घर लौट आई थी और गोभी पकाने के लिए अवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा वुल्फ चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चे को छत से नीचे उतारने का और सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे अवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर मम्मा गोट ने आग जलाई और उससे बड़े बुरे वुल्फ की पूंछ जलने लगी और वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। वो जैसे तैसे चिमनी से बाहर आया और अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जंगल में भाग गया। मम्मा गोट चौंक पड़ी क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो बड़ा बुरा वुल्फ उनके अवन में क्या कर रहा था। फिर 7 छोटे बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बताई। तो ये थी उनके साथ हुए हादसे की कहानी। उप्स, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अब मैं चलती हूँ। तो अगर तुम्हें फिर से गोभी खानी हो तो खतरनाक अजनबियों के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये सैंडपाइस कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है इन्हें किसने बनाया है? तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक वक्त की बात है, एक छोटी बच्ची थी लिटिल लीना, जिसका एक भाई था लिटिल आइवन। Magic swan geese. उनके पेरेंट्स कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। वो जंगल में चले गए और वहाँ खो गए। वो जंगल घना और डरावना था और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा अवन। वो पाइस से भरा हुआ था और वो बाहर गिर रहे थे। लिटिल लीना और लिटिल आइवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उस अवन ने डरावनी आवाज में उन दोनों से कहा, यहाँ आओ नन्हे बच्चों और मेरे मजेदार पाइस खाकर देखो। लिटिल आइवन बहुत ही खुश हुआ, पर उसकी बहन लिटिल लीना ने उससे कहा, वो पाइस मत खाना, न जाने उसमें क्या क्या डाला होगा। लिटिल आइवन ने उसकी बात नहीं मानी। वो दौड़ कर गया और वो सारे पाइस खा गया और फिर वो चिल्लाने लगा, जल्दी पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। लिटिल लीना ने कहा, मैंने कहा था ना उन्हें मत खाना। और तो और उसके भाई को हिचकियाँ भी आने लगी। फिर बूम! अचानक ही उनके सामने दूध की नदी बहने लगी जिसके किनारे बने थे फज से। तो लिटिल लीना ने आइवन से कहा, ठीक है अब रोना बंद करो, सब्र रखो, मैं जाकर थोड़ा फज वाला दूध ले आती हूँ। पर लिटिल आइवन बड़ा ही शरारती बच्चा था। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाने लगा, मुझे सब्र नहीं रखना है, मुझे प्यास लगी है, मैं इस गोट के पैर से बने निशान में भरा हुआ पानी पीऊंगा। वो बड़ा ही बुद्धू लड़का था। पडल्स का पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कभी नहीं, उनमें खतरनाक जर्म्स होते हैं। पर उसने वो पानी पी ही लिया। वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो गंदा पानी पीने को तैयार था और लिटिल लीना उसे नहीं रोक पाई क्योंकि वो फज में फंस गई थी। इसलिए उसने वहीं से कहा, उसमें से पानी मत पीना, तुम एक गोट बन जाओगे। पर फिर से उसके भाई ने नहीं सुना और वो उस गड्ढे से पानी पीता रहा। उस पानी में किस तरह के जर्म्स तैर रहे थे वो तो मैं नहीं बता सकती। पर अचानक लिटिल आइवन पर बाल निकल आए। फिर उसके पास उगे हुए एप्पल ट्री ने उससे प्यार से पूछा, ओह लिटिल आइवन, क्या तुम मेरे गोल्डन एप्पल्स खाना चाहोगे? लिटिल आइवन ने एक खा लिया।
तभी उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ और पैर हूफ्स बन गए और वो बन गया एक गोट पलक झपकते ही। ठीक उसी वक्त जादुई स्वान गीस का एक झुंड ऊपर से गुजरा। उन्हें एप्पल ट्री के नीचे से किसी के जोर जोर से चबाने की आवाज आई। वो तो एप्पल्स खा रहा एक नन्हा गोट था। वो उन्हें पूरी तरह चट कर रहा था बिना कुछ छोड़े, उसके बीच भी नहीं। जादुई स्वान गीस को इतना ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस नन्हे गोट को ओल्ड विच के पास ले जाने का फैसला किया। वो नीचे आए, उसे उठाया और सीधे ओल्ड विच के घर के पास पहुँचे जो चिकन के पैरों पर खड़ा था। जब ओल्ड विच ने उसे देखा तो उन्हें वो नन्हा गोट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना मोटा था कि ओल्ड विच ने नन्हे गोट को खा जाने का फैसला किया। ओल्ड विच ने अपने ओवन में आग जलाई और फिर गाना शुरू कर दिया। खुल गई है आज तो मेरी किस्मत, गोट खाकर रहूंगी चाहे आए कयामत। डरे हुए नन्हे गोट ने ऐसी चीख मारी कि वो जंगल में सभी को सुनाई दी। आग जल रही है फुक फुक फुक, पानी उबल रहा है सुक सुक सुक, धार लग गई है छुरी को, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद को। फिर वो भागते हुए उस जगह गया जहाँ उसने आखिरी बार अपनी बहन को फट से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। ओल्ड विच ने देखा कि नन्हा गोट भाग गया है और उसने अपने जादुई स्वान गीस को उसे वापस लाने उसके पीछे भेजा। लिटिल लीना फट से बाहर निकल ही रही थी। उसने अपने भाई को उठाया पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। अवन को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि उसने लिटिल आइवन को वो सारे पाइस खिलाए थे और उसने बेचारे बच्चों को अपने अंदर छुपा लिया। जादुई स्वान गीस वहाँ से गुजरे और उन्हें नहीं देख पाए। काफी वक्त तक लिटिल लीना जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। खुशकिस्मती से गोट्स की सूंघने की ताकत अच्छी होती है और लिटिल गोट आइवन रास्ता सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स बाजार से वापस आ चुके थे। फिर लिटिल आइवन को तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उसे तरह तरह के इंजेक्शंस दिए गए और आखिरकार वो फिर से एक इंसानी बच्चा बन गया। तो याद रहे, किसी भी अजीब जगह से कोई भी अजीब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। उबले और बोतल में भरे हुए पानी के अलावा कोई पानी मत पीना। हो सकता है तुम एक गोट में बदल जाओ और डॉक्टर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे और रंगीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत है। ये क्या है? क्या आप इसे टावर कह सकते हैं? अगर आप कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे ऐसे कीजिए कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, जैसे इस कहानी में हुआ। एक वक्त की बात है। The Fox and the Rabbit. एक फॉक्स थी और एक रैबिट। फॉक्स का घर बड़ा ही सुंदर था, चमकीली बर्फ से बना हुआ। रैबिट का घर बना था लकड़ी का। फिर जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर फौरन ही पिघल गया। रह गया सिर्फ पानी से भरा गड्ढा। सिर से पैर तक भीगी हुई फॉक्स रैबिट के पास गई और उसने कहा, रैबिट, क्या तुम एक अच्छे दोस्त की तरह प्लीज मुझे अपने घर में रहने दोगे? वो रैबिट बड़ा ही दयालु था। जरूर मेरी प्यारी फॉक्स, तुम यहाँ रह सकती हो। प्लीज इसे अपना ही घर समझो, बस ध्यान रहे कि तुम मेरा फर्श गंदा ना करो। तो फॉक्स रैबिट के घर में रहने लगी और उसने खुद को सुखा दिया। वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वो आईने में देखकर खुद को निहारने लगी। धीरे धीरे रैबिट का साथ होना उसे खलने लगा। उसके कान कुछ ज्यादा ही लंबे थे, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही महंगी और उसकी पूंछ तो इतनी छोटी थी कि किसी को भी हंसी आ जाए। इसीलिए फॉक्स ने रैबिट को घर से निकालने का फैसला किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, वरना मुझे गुस्सा आएगा और मुझे भूख लगेगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चले जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई डॉग से। हे रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? वेल डॉग, बात ये है कि मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो चले मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर उस अकड़ू फॉक्स से निपट लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद डॉग ने भौंकना शुरू किया, पर फॉक्स के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो फॉक्स तो बस वहाँ आराम से लेटी रही। अचानक वो चिल्लाने लगी, हे
हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर भौंकने की? मैं नीचे आऊंगी, तुम पर कूदूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी खाल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं बचेगा। वो डॉग डर से कांपने लगा और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की तैयारी करने लगा। फॉक्स ने बाहर आकर कहा, डरो नहीं, वापस अंदर आ जाओ। इस घर में हम दोनों रह सकते हैं और तुम भेंगी आँख वाले निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की? रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई वुल्फ से। हे रैबिट, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। प्यारे वुल्फ, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना गाऊंगा। और वो गाने लगा, चलो आओ कुछ खाओ, मेरे साथ ब्रेड खाओ और खुशी मनाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही वाला गाना है। ओह, आगे बढ़ते हैं। फिर रैबिट ने उससे कहा, मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं मदद करूंगा। वुल्फ ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलो उसे बाहर निकालते हैं। जब वुल्फ पूरी तैयारी के साथ फॉक्स को बाहर निकालने आ रहा था, उसने उसे खिड़की से आते देखा और उसने उससे कहा, देखो हमारे साथ रहने कौन आया। अरे वाह, इस घर में हम 3 आराम से रह लेंगे। तुम अपने साथ इस बेकार रैबिट को क्यों ले आए? इसे यहाँ से निकाल दो। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई बेर से। रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? ओह प्यारे बेर, बात ये है कि मेरा घर बना था चमकीली बर्फ का और फॉक्स का घर था लकड़ी का। ओह नो, बर्फ का घर तो उसका था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उस फॉक्स ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो दोनों रैबिट के घर के पास पहुँचे और वो तरह तरह के एनिमल से भरा था, बिल्कुल एक ज़ू की तरह। घर में था एक माउस और टर्राने वाला एक फ्रॉग। घर खचाखच भरा हुआ था, उसमें एक बुल भी था और एलिफेंट भी। तरह तरह के जानवर थे, मुश्किल से अंदर फिट हो पा रहे थे। और फिर बेर को एक आइडिया आया और उसने कहा, ये तो कितना अच्छा और सुंदर घर है, मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ। उसने अंदर घुसने की कोशिश की जैसे कोई ना रुकने वाला बुलडोजर हो। घर के अंदर कोहराम मच गया। छोटे जानवर चीख रहे थे, बड़े वाले चिल्ला रहे थे और घर टूट रहा था। वो सब भाग गए और इस तरह उन्होंने घर को तहस नहस कर दिया, वो भी चुटकी में। वो ना भागते तो एक दूसरे को कुचल ही डालते। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, अगर अजीब लोगों से आपकी दोस्ती है तो ऐसा घर बनाओ जो बड़ा और मजबूत हो। वेल, तुम अंदर बैठे हो, तुम ये भी नहीं जानते कि सर्दियाँ आ गई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। शायद तुम दोनों फादर फ्रॉस्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते होगे। ठीक है, चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक औरत थी जो बहुत ही मतलबी थी। Father Frost. और उसकी 2 बेटियाँ थी। एक उसकी अपनी थी और दूसरी उसकी अपनी नहीं थी, मतलब उसकी सौतेली बेटी। वो औरत अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसे फल और कैंडीज देती थी, पर उसकी बेटी कभी किसी चीज से खुश नहीं होती थी। उसे बिस्किट्स में कोई स्वाद नहीं लगता था, कैंडी मीठी नहीं लगती थी और उसकी डॉल्स प्यारी नहीं लगती थी। पर सौतेली बेटी उससे एकदम अलग थी, हमेशा अच्छी और खुश रहती थी और हमेशा घर का सारा काम भी वही करती थी। पर फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और फिर एक दिन वो उसे दूर जंगल में ले गई और उसे वहीं पर छोड़ दिया। वो बच्ची पेड़ के पास ठंड में कांपती हुई खड़ी थी। अचानक उसने ओल्ड विच को ऊपर से गुजरते हुए देखा और उसके पास आकर रुक गई। तभी फादर फ्रॉस्ट पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। क्या तुम इस बच्ची को परेशान करने यहाँ आई हो? पर ओल्ड विच ने उनसे कहा, आप जानते हैं मैं जमी हुई लड़कियाँ नहीं खाती हूँ। जरा उसे देखिए, उसकी तो कुल्फी जमती जा रही है। और वैसे भी अभी मुझे जुकाम हुआ है। आपने हर तरफ इतनी बर्फ फैलाई है कि मेरे घर वाले मुर्गी के पैर भी जमीन के अंदर जम गए हैं। मैं उससे घूमने के लिए कहती हूँ पर वो नहीं मुड़ पाता। ओह ठीक है, अब चले जाओ यहाँ से, जाओ। कल तापमान थोड़ा ज्यादा होगा और आसमान खुला रहेगा। उन्होंने वो ऐसा कहा जैसे टीवी पर कहते हैं, तब जब कोई मौसम की जानकारी देता है। खैर, तो वो ओल्ड विच सवारी में बैठी और अपने घर की ओर चली गई। फिर फादर फ्रॉस्ट नन्ही बच्ची के पास आए और उसे एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची?
मैं ठीक हूँ, थैंक यू फादर फ्रॉस्ट, उसने उनसे कहा। तो फादर फ्रॉस्ट ने देखा कि वो बच्ची बड़ी ही प्यारी और नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। इसीलिए वो उसे अपने आइस पैलेस में ले आए और कहा, मेरे पंखों से भरे कंबल पर उछलना और पंख उड़कर बाहर निकलेंगे और पृथ्वी पर बर्फ गिरेगी। अगर तुम पैलेस की सफाई करोगी तो सूरज बाहर निकलेगा, और अगर तुम अपने सारे काम पूरे करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नहीं, मैं इनाम दूंगा। नहीं, मैं इनाम दूंगा। मैं भूल गई उन्होंने क्या कहा था। फिर याद आ गया, इनाम दूंगा। और वो बच्ची सब कुछ इतनी अच्छी तरह कर रही थी कि फादर फ्रॉस्ट उसके काम से बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया उसे एक इनाम देने का, मेरा मतलब इनाम देने का। तो वो उसे जंगल की एक खुली जगह पर ले आए जहाँ 12 महीने आग के आसपास जमा हुए थे। उन सभी ने उसे तोहफे दिए। बसंत के महीनों ने उसे फूलों की एक बड़ी टोकरी दी। गर्मी के महीनों ने उसे दिए बेरीज और मशरूम्स। पतझड़ के महीनों ने उसे दी आलू से भरी हुई बोरी और एक और चीज जो वो इकट्ठा करते हैं। ओह, याद आया, पत्ते। और फादर फ्रॉस्ट और सर्दी के महीनों ने मिलकर उसे दिए 3 सफेद घोड़े, एक स्ले, एक क्रिसमस ट्री और एक अलमारी में भरे सुंदर नए कपड़े। बच्ची वापस अपने घर आ गई, सेहतमंद और अमीर होकर। जब सौतेली माँ ने उसे देखा तो उसने उससे पूछा, तुम ये सारी चीजें कहाँ से लाई? उसकी सौतेली बेटी नेक दिल थी। उसने आलू की बोरी को कोने में रखा और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर वो मतलबी औरत अपनी बेटी को उठाकर उसे जंगल में छोड़ आई। वो पेड़ के पास बैठकर बड़बड़ाते हुए बस अपनी बिस्किट्स खाए जा रही थी। वो हर तरफ उनके टुकड़े गिरा रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो। फिर फादर फ्रॉस्ट पेड़ के पीछे से बाहर निकले और उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची? तुम बूढ़े और बुद्धू हो, तुम्हें दिखता नहीं मुझे ठंड लग रही है। चलो जल्दी से मुझे मेरे तोहफे दो। फादर फ्रॉस्ट वहीं बर्फ में बैठ गए और उन्होंने उसे फिर से पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची? वो लड़की गुस्से से खड़ी हो गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं जम जाऊं? जल्दी से मुझे मेरे तोहफे दो। फादर फ्रॉस्ट उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसे बना दिया एक स्नो गर्ल। अब उसे बसंत आने तक वहीं पर रहना था, या शायद गर्मी आने तक। और उसकी नेक दिल बहन क्रिसमस मनाते हुए सबको तोहफे बांट रही थी। क्यों, कमाल है ना? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, असली अच्छे और काम के तोहफे सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो नेक दिल होते हैं और आलस नहीं करते। और अगर आपने कभी कोई बदमाशी और आलस की तो आपको कभी कोई तोहफा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि त्योहार के लिए क्रिसमस ट्री को सजाना बड़ा ही आसान होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सजावट का काम सही नहीं हो रहा हो तो पता है क्या हो सकता है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। The Wolf and the Fox. यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता था एक परिवार, एक लोकल मछुआरा और उसकी बीवी। और पास ही के जंगल में रहता था एक बड़ा ही शातिर फॉक्स जो हमेशा ही मछुआरे से मछलियाँ चुरा ले जाता था। जब क्रिसमस का वक्त आया तब उसने क्रिसमस ट्री को सजाया, पर क्रिसमस के आने का इंतजार करते हुए बैठे रहना उसे पसंद नहीं था। तो उसने अपनी बीवी से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फॉक्स ने सुन लिया कि वो मछली पकड़ने जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से जंगल वाले रास्ते पर गया और वहीं लेट गया, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। जब मछुआरे ने फॉक्स को देखा तो उसने कहा, चलो अच्छा है, मेरी बीवी इसकी खाल से अपने लिए अच्छा कोट बना देगी। फिर मछुआरे ने फॉक्स को अपनी स्लेब पर रख दिया और एक साथ वो उसकी मनपसंद जगह पर जा पहुँचे। मछुआरा छेद के पास ही एक बक्से पर बैठ गया और वहाँ मछली पकड़ने लगा। वो काफी देर तक वहाँ बैठा रहा और उसे नींद भी आने लगी, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। पर फॉक्स में जरा भी सब्र नहीं था और वो स्लेब पर बैठे बैठे उसकी ओर देखने लगा। अचानक कोई पीछे से आकर जोर से चिल्लाया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? आवाज सुनकर फॉक्स इतना डर गया कि उसे लगा कि कहीं वो सच में ना खत्म हो जाए, पर वो तो सिर्फ वुल्फ था। पगला गए हो क्या वुल्फ? तुम इस तरह लोगों को, मेरा मतलब फॉक्स को डरा नहीं सकते। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम मछली पकड़ रहे हैं? सबसे पहली मछली मुझे मिलेगी, तो फिर दूसरी मछली मुझे मिलनी चाहिए। वुल्फ खुशी से नाचते हुए बोला, ना 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 ना, दूसरी मछली भी मुझे ही मिलेगी।
और तीसरी वाली भी। ये मछुआरा मेरा है। तुम जाकर अपने लिए एक मछुआरा ढूंढो और उसे अपने लिए मछली पकड़वाओ। वुल्फ बड़ा ही दुखी हो गया। अब मुझे अपने लिए एक मछुआरा कहाँ मिलेगा, और वो भी क्रिसमस के वक्त पर। तो अपने लिए खुद मछली पकड़ो, फॉक्स ने कहा। पर मुझे मछली पकड़ना नहीं आता, वुल्फ ने कहा। इसमें भला ना आने जैसी क्या बात है? ये बड़ा ही आसान है। अपनी पूंछ को पानी में डालो और मछलियों के लिए एक अच्छा गाना गाओ, जिसे सुनकर वो पास आ जाएंगी। तो वुल्फ वहाँ से खाली हाथ गया। फिर उसने एक छेद ढूंढा, अपनी पूंछ उसमें डाली और गाने लगा। पानी में उगा एक क्रिसमस ट्री, वो भी लंबा चौड़ा और हरा। सारी मछलियाँ पानी में क्रिसमस मना रही थी, इंसानों की तरह ही। उनके पास एक केक भी था, कमी थी तो बस एक क्रिसमस ट्री की। तभी उनकी नजर वुल्फ की पूंछ पर पड़ी, जो पानी में बड़ी होकर बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह लग रही थी। बस उसका रंग भूरा था और वो उल्टी थी और छत पर लगी हुई थी। फिर मछलियों ने उस पूरे क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किया। वुल्फ को महसूस हुआ कि उसकी पूंछ पर कुछ चिपका है, इसीलिए उसे खुशी हुई और वो और ऊंचा गाने लगा। हम सजाते हैं क्रिसमस ट्री को और मनाते हैं जश्न। और मछलियाँ भी खुश हो गई और वो अपने सजाए हुए क्रिसमस ट्री के आसपास नाचने लगी। अब चलो देखे क्या पकड़ा है। वुल्फ ने अपनी पूंछ बाहर निकालने की सोची। उसने एक बार खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर खींचा, पर पूंछ निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और तब जाकर वुल्फ को डर लगने लगा। कोई मेरी मदद करो, मेरी पूंछ पर मछलियाँ लगी है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। पर तुम्हें पता है बेचारे वुल्फ की पूंछ के साथ क्या हुआ था? जब वुल्फ गा रहा था, गड्ढे का पानी जम गया था और उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई थी। फॉक्स ने वुल्फ को चिल्लाते हुए सुना और सोचा, क्या उसने सच में मछलियाँ पकड़ी है? अब वो सबको खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो मछुआरे को वहीं छोड़कर वुल्फ के पास चला गया। दोनों ने मिलकर पूंछ निकालने की कोशिश की, पर वो उसे निकाल नहीं पाए। ठीक है फॉक्स, वुल्फ ने कहा, जाकर मछुआरे को ले आओ। हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें मदद चाहिए। मछुआरे ने फॉक्स को पकड़ा, फॉक्स ने वुल्फ को पकड़ा, वुल्फ ने अपनी पूंछ को पकड़ा, पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए। मछुआरे ने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी ने अपने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया, कैट ने माउस को बुलाया। उन सब ने मिलकर जोर से खींचा और आखिरकार पूंछ पानी से बाहर आ ही गई। पर हाँ, पूंछ पर एक भी मछली नहीं थी, बस थी क्रिसमस के सजावट की चीजें। और उसी वक्त आतिशबाजी शुरू हो गई। यही तो मैं बताना चाहती हूँ, त्योहार पर हमें क्रिसमस ट्री को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है मजेदार केक्स और मीठी कैंडीज से भी। अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, वो भी अच्छी तरह से। मुझे भी शेयर करना अच्छा लगता है। हाँ सच में, मुझे पता है शेयर करना अच्छा है, पर हम मेरी बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। एक गांव में एक किसान रहा करता था। The tops and the roots. और पास ही में एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे और एक बैर भी। एक दिन बैर ने किसान को अपनी घोड़ा गाड़ी में खेत की ओर जाते देखा और वहाँ पहुँचने के बाद वो गाड़ी से उतरा और उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। बैर जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने किसान के पास आकर उससे पूछा, जरा सुनो किसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बैर, मैं खेत को जोत रहा हूँ, फिर बीज बोऊंगा, फिर फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत का फल खाऊंगा। बैर बहुत ही खुश हुआ कि खाने के लिए कुछ तो होगा। फिर उसने किसान से एक रिक्वेस्ट की, सुनो किसान, प्लीज दया करना और मुझे अपनी फसल में से थोड़ा हिस्सा देना। किसान सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, फसल तैयार होते ही मैं उसमें से तुम्हें थोड़ा हिस्सा दूंगा। तो तुम क्या लोगे बैर, ऊपर वाले पत्ते या फिर नीचे की जड़ें? मैं भला बेकार जड़ें क्यों खाना चाहूँगा? ये तो बहुत ही गंदी होती हैं। इसलिए बैर ने किसान से कहा, मैं तो ऊपर वाले पत्ते ही लूंगा। ठीक है, किसान ने कहा, तो ये तय रहा, मैं तुम्हें ऊपर वाले पत्ते दूंगा, पर तुम्हें अपने हिस्से को कमाना होगा। तो ये रहा हल, चलो चलकर खेत में काम करें। बैर को इसकी उम्मीद ही नहीं थी, उसे लगा नहीं था उसे घोड़े की तरह खेत जोतने के लिए कहा जाएगा। पर बैर के पास कोई चारा नहीं था। वो हल खींचता रहा और किसान पीछे से उसे काम करने के ऑर्डर्स देता रहा। चलो मेरे प्यारे घोड़े, और तेज
प्लीज चलो। खैर, तो उन्होंने खेत को जोता, फिर बीज बोए और फिर बूम, वहाँ ढेर सारी शलगम उग गई। बैर ने शलगम को इकट्ठा किया और उन्हें किसान के घर तक ले गया। उन्हें एक तरफ डाल दिया। बेचारा बैर थकान के मारे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर किसान बाहर आया और उसने फसल को बांटना शुरू किया। उसने सारी शलगम अपने पास रख ली और बैर से कहा, ये है मेरी जड़ें। और फिर उसने बैर को सारे ऊपर के पत्ते दिए जो बिल्कुल टेस्टी नहीं होते और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, अब मजे करो बैर। बैर ने पत्तों को चखा और कहा, इऊ, कितना गंदा टेस्ट है, ये पत्ते तो खाने लायक है ही नहीं, तुमने इन्हें मुझे क्यों दिया? किसान ने बैर से ताज्जुब होने का नाटक करते हुए कहा, तुमने ही तो ऊपर के पत्ते मांगे थे ना। बेचारे बैर की तो बोलती ही बंद हो गई। वो बस बिना कुछ कहे वहीं पर खड़ा रहा और सुनाई दे रही थी उसके भूखे पेट की आवाजें। बेचारा बैर बहुत ही ज्यादा भूखा था। तो उसने जाकर किसान से पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ी शलगम दोगे प्लीज? ठीक है, किसान ने बैर से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी शलगम दूंगा, पर पहले तुम्हें 10 गुलाब के पौधे लगाने होंगे, 3 बोरी बीन्स साफ करनी होंगी, गंदे बर्तन धोने होंगे, पूरा घर साफ करना होगा, कपड़े धोने होंगे और क्या? अरे हाँ, जब मैं सो जाऊंगा तब तुम्हें मेरे पास इसके साथ खड़े रहना होगा, मक्खियों को दूर रखने के लिए, और अगर मक्खियों ने मेरी नींद तोड़ दी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें कोई शलगम नहीं मिलेगी। बेचारे बैर ने गहरी सांस ली, एक एप्रन पहना और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। किसान उसे बीच बीच में डांट रहा था, क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं है बुद्धू बैर? तुम इतना शोर बचाओगे तो मैं कैसे सोऊंगा? आराम से काम करो। आखिरकार किसान को नींद आ गई। वो जरूर सारी शलगम अकेले ही खाने का सपना देख रहा था और बेचारा बैर उसके पास खड़े होकर मक्खियों को भगाने के लिए अपने पंजे हिलाए जा रहा था। पर एक बहुत ही मोटी और हरी मक्खी जाकर किसान की नाक पर बैठ गई और उस पर जैसे सैर करने लगी। किसान ने अपनी नाक ऐसे हिलाई जैसे उसे छींक आने वाली हो। ये देखकर बैर डर गया। ओह नो, अब ये जाग जाएगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खी को मारा। बैर मारना तो चाहता था मक्खी को, पर उसकी मार का शिकार बनी किसान की नाक। किसान दर्द के मारे उठा और अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाया, मेरी नाक! अब बैर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाहर की ओर भागा, शलगम से भरी बोरियों से टकराया, फिर उसने वो बोरियां उठाई और उनके साथ जंगल में चला गया। किसान के हाथ कुछ भी नहीं लगा, उसकी नाक के अलावा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्वार्थ और लालच करते हैं उनके हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। तो शेयर करो, खुश रहो। मैं खुद को आईने में निहार रही हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। पर सब इतने लकी नहीं होते। सिर्फ बाहर से सुंदर होना बेकार है, मतलब हमारा अंदर से सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इसी बारे में है। एक वक्त की बात है, यहाँ से बहुत बहुत दूर Frog Princess. था एक महल और उस महल में रहते थे एक राजा और उस राजा के थे 3 बेटे। राजा और उनके बेटे साथ मिलकर कई खेल खेलते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। फिर उनके बेटे बड़े हो गए और खेलों से बोर हो गए, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राजा सोच में पड़ गए कि आखिर वो अपने तीनों बेटों के लिए 3 दुल्हनें कैसे ढूंढेंगे। फिर उन्हें एक आइडिया आया, तो राजा अपने बेटों को एक खुले मैदान में ले गए और उन तीनों को एक एक तीर कमान दे दिया। तीर चलाओ, उन्होंने उनसे कहा। तीनों बेटे अपने पिता की बात का मान रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में तीर चला दिए। और फिर राजा ने उनसे कहा, अपने तीर के पीछे जाओ और ध्यान से सुनो। जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहाँ तुम्हें गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा। मेरा मतलब गढ़ा हुआ खजाना नहीं, एक शर्माती दुल्हन मिलेगी। दोनों बड़े भाइयों को 2 मामूली दुल्हनें मिली, पर जब सबसे छोटे भाई, जिसका नाम था राजकुमार आइवन, ने तीर मारा था तो वो बस उड़ता गया और एक बनी के पास आ गिरा। बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन पर जा गिरा। वो चिकन इस बात से इतना घबराया कि उसने डर के मारे एक अंडा दे दिया, और वो कोई मामूली अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था। वो अंडा लुढ़कने लगा और लुढ़कते हुए माउस की पूंछ पर जा बैठा। माउस ने भागने की कोशिश की, उसने पूंछ जोर से खींची और वो अंडा उछल कर गिरा और टूट गया। और पता है उस अंडे में क्या था?
एक फ्रॉग। राजकुमार आइवन ने फ्रॉग को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नामुमकिन, एक आदमी की शादी फ्रॉग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा। पर फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक और सोने का अंडा दूंगी। ओह नो, मेरा मतलब है, फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। राजकुमार आइवन ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। किस्मत से लड़ना बेकार था, इसीलिए वो फ्रॉग को घर ले आया और वो उसके महल में रहने लगी, एक पेट बनकर, जैसे कि कोई टर्टल या एक गिनी पिग। राजकुमार आइवन उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसके लिए मक्खियाँ पकड़ता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती थी। क्रो 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 क्रो। मुझे इस कहानी को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो राजा ने 3 शादियों की घोषणा कर दी। सबसे बड़े बेटे की शादी होगी एक रईस की बेटी से, बीच के बेटे की शादी होगी एक व्यापारी की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की शादी होगी एक फ्रॉग से। राजा ने दुल्हनों को हुक्म दिया कि वो शादी की दावत के लिए तरह तरह के बढ़िया पकवान बनाएं। राजकुमार आइवन बहुत दुखी हो गया, इसलिए फ्रॉग ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार? मेरा दुखी होना तो बनता है ना, क्योंकि जाहिर है तुम्हें खाना पकाना तो आता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे। पर फ्रॉग ने उससे कहा, दुखी मत हो मेरे राजकुमार, कल एक नया दिन होगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ और फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। जब सुबह राजकुमार आइवन उठा तो उसने टेबल पर एक बड़ा सा केक देखा जिसके ऊपर चॉकलेट से बना हुआ दूल्हा और कैरमल से बनी हुई दुल्हन रखे थे। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को झप्पी देने आगे बढ़ा। पर फ्रॉग ने उसे कहा, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें झप्पी नहीं दूंगी। तुम ये केक ले जाओ और जल्दी से इसे महल में पहुंचाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सब पहले ही महल में आ चुके थे और जब उन्होंने वो केक देखा तो उन सब के मुंह में पानी आ गया और फिर अचानक ही मानो जैसे जमीन हिलने लगी। सब डर गए और राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे। राजकुमार खुद भी डरा हुआ था और उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, ओह ये तो बस मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाड़ी में बैठकर यहाँ आ रही है। फिर सब शांत हो गया और फिर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहा गया। शादियों में ऐसा ही तो करते हैं, गले लगते हैं और केक खाते हैं। तो फिर राजकुमार आइवन ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो एक इतनी सुंदर राजकुमारी में बदल गई कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने घर के पेट्स का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फिर आपका पेट हमेशा ही खुश रहेगा और हो सकता है इससे शुरुआत हो जाए एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु? अब आप भी हो जाओ शुरू।